नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा देवान, आपकी स्त्री रोग विशेषज्ञ। मसला ये मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग का होना, जिसको प्रचलित रूप से पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग या PMB के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है कि 100 में से 5 महिलाएं जो मेनोपॉज के बाद हमारे क्लिनिक में आती हैं, उनको यही पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग की तकलीफ होती है। पर हमें आगाह क्यों रहना है? क्योंकि इन महिलाओं में से 10% महिलाओं को बच्चेदानी का यानी एंडोमेट्रियल कैंसर होता है। भले ही 90% को ना रहे, वो वरी ना करें, पर इग्नोर मत करिए, संदेह के साथ रहिए, सस्पिशियस रहिए कि कैंसर तो नहीं है क्या। मेनोपॉज यानी 1 साल पहले ब्लीडिंग हुई थी। मेनोपॉज के 1 साल बाद यदि एक छपाका भी आपको ब्लीडिंग का पहली बार भी आए, उसे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग बोलते हैं। यहाँ तक कि 6 महीने भी अगर गुजर जाए और ऐसी परिस्थिति हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में महिलाओं को मेनोपॉज के बाद HRT यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी मुंह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसकी वजह से नियमित रूप से हर महीने माहवारी आती है। इन महिलाओं में भी अगर HRT के साथ साथ इरेगुलर ब्लीडिंग हो तो हमें सचेत होना। हो सकता है कि ये ब्लीडिंग बस एक गुलाबी धब्बे या ब्राउन डिस्चार्ज या नॉर्मल ब्लीडिंग या नॉर्मल से थोड़ी कम ब्लीडिंग या बहुत हैवी ब्लीडिंग या यहाँ तक कि संभोग पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग के बाद एक ब्लीडिंग के रूप में आई हो सकता है कि ये ब्लीडिंग बच्चेदानी के रास्ते से न आई हो। आप खुद ही कंफ्यूज्ड हैं कि क्या वो पेशाब से आई है या वो पीछे लैट्रिन के रास्ते से आई है। हो सकता है पेशाब में यूरिन इन्फेक्शन की वजह से या पेशाब की थैली यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर की वजह से हो सकता है पीछे वो बवासीर, पाइल्स यानी हेमोरॉइड या एनल फिशर या कट या यहाँ तक कि कैंसर ट्यूमर ऑफ रेक्टम या एनस की वजह से हो। आप अपने डॉक्टर मत बनिए, आप मत ढूंढिए कि कहाँ से है। आप डॉक्टर के पास सही समय पे ज़रूर जाएं, पहली ही ब्लीडिंग पर। 45% केसेस का कारण ये है कि मेनोपॉज में जब फीमेल हार्मोन कम हो जाते हैं, यहाँ तक कि बंद हो जाते हैं, तो बच्चेदानी के अंदर की जो लाइनिंग एंडोमेट्रियम झिल्ली बिल्कुल सूख जाती है और वेजाइना यानी योनि की भी जो लाइनिंग है वो बिल्कुल सूख जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे होंठ सूख जाते हैं या हमारे लिप्स के कॉर्नर कट हो जाते हैं। जब वो सूख जाते हैं तो कट हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाते हैं, बिना कारण अकारण या फिर संभोग की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। 10% पेशेंट्स को बच्चेदानी की लाइनिंग में मस्सा यानी पॉलिप और 10% को बच्चेदानी की लाइनिंग में रसौली यानी सबम्यूकस फाइब्रॉइड का कारण होता है और 15% लोगों को बच्चेदानी की लाइनिंग ज़रूरत से ज़्यादा मोटी यानी थिकनेस हाइपरप्लेजिया का कारण होता है। ये हाइपरप्लेजिया कैंसर की तरफ चेंजेस में होता है, चाहे वो सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो। आपको ये बता दूं कि बच्चेदानी का कैंसर के अलावा वेजाइना का, वल्वा का, सर्विक्स का, नलों का, यहाँ तक कि अंडेदानी का कैंसर भी पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग का कॉज हो सकता है। क्या सारी महिलाएं जिनको पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है एक बराबर है रिस्क पे कैंसर बनने के लिए? नहीं। जो मोटी हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है और ख़ासकर जिनको HOD यानी तीनों हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डायबिटीज़ का ट्रायड है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, वो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पर है। अन्य वो जो धूम्रपान करती हैं, जिनके कभी बच्चे नहीं हुए, जिनको PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी की तकलीफ है या जिनको एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग की तकलीफ है, वो रिस्क पर हैं। तो आप क्या करेंगे? आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर क्या करेंगे? वजन लेंगे, ब्लड प्रेशर लेंगे, थायराइड देखेंगे, पेट से जांच करेंगे, बाहरी और अंदरूनी जांच करेंगे। बाहरी जांच में इन्फेक्शन या मस्सा ब्लीडिंग का कॉज ढूंढेंगे। फिर पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन से योनि का रास्ता और बच्चेदानी का मुंह देखेंगे। सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह पे कोई इन्फेक्शन, इरोजन या पॉलिप या ग्रोथ तो नहीं है और इसी तरह वेजाइना में इन्फेक्शन, डिस्चार्ज, कोई ट्रॉमा या एट्रोफी तो नहीं है।
फिर बाईमैनुअल एग्जामिनेशन से बच्चेदानी का साइज बड़ा है कि नॉर्मल है, दर्द है कि नहीं है, ये देखेंगे। और ओवरीज का साइज क्या है। सबसे पहले बच्चेदानी के मुंह का सर्वाइकल स्मीयर, पैप स्मीयर या थिन प्रेप कोई इन्फेक्शन या कैंसर रिलेटेड चेंजेस को जांचने के लिए करेंगे। फिर अल्ट्रासाउंड करेंगे पेट से और अंदर से। इंटरनल ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चेदानी की लाइनिंग, झिल्ली की थिकनेस, मोटापे को वो देखेंगे। यदि वो मोटापा 4 मिलीमीटर से कम है तो निश्चिंत हो जाइए। अगर 4 से बहुत कम है, 2 या 3 या बिल्कुल थिन है, तो एंडोमेट्रियल एट्रोफी यानी सूखने के लक्षण है। अगर 4 मिलीमीटर से ऊपर है, खासकर अगर वो 6, 7, 8 मिलीमीटर है, तो एंडोमेट्रियम थिकनेस है। ये थिकनेस नियमित यानी स्मूथ है, रेगुलर है कि इरेगुलर है। क्या इसमें कोई एक इकलौता मस्सा है यानी एंडोमेट्रियल पॉलिप, या कोई सबम्यूकस फाइब्रॉइड यानी यूट्रस की लाइनिंग में रसौली तो नहीं है, या कहीं और बच्चेदानी में रसौली तो नहीं है। दोनों ओवरीज में ट्यूमर तो नहीं है, साइज बढ़ा तो नहीं है, क्योंकि वो भी कारण हो सकते हैं। अगर यूट्रस की लाइनिंग बहुत पतली है, सबसे सरल इलाज आपको एस्ट्रोजन देना है। अगर वेजाइना की लाइनिंग पतली है तो भी एस्ट्रोजन देना है। वेजाइना की लाइनिंग पतली है तो क्रीम दे दीजिए एस्ट्रोजन की, और अगर यूट्रस की लाइनिंग पतली है तो क्रीम भी दीजिए और सिस्टेमिकली भी मुंह से खाने के लिए दीजिए HRT। फिर जो फाइंडिंग आपको अल्ट्रासाउंड पे मिली है उसके हिसाब से अगर यूट्रस की लाइनिंग बड़ी हुई है तो OPD में ऑफिस प्रोसीजर से एक प्लास्टिक की पतली सी ट्यूब डाल के एंडोमेट्रियल बायोप्सी, पिपल बायोप्सी की जाती है, जो 85 से 95% केसेस में पकड़ लेती है सेंसिटिविटी हाई होने की वजह से, और 98% करेक्ट हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट हमें कैंसर की बताती है। पर ये ब्लाइंड प्रोसीजर है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड है कि आप हिस्ट्रोस्कोपी विद DNC यानी डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज करें। केवल DNC काफ़ी नहीं है, क्योंकि DNC एक ब्लाइंड प्रोसीजर है। इस झांसे में कभी मत आना कि केवल DNC कर देंगे। हिस्ट्रोस्कोपी के साथ DNC करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्रोस्कोप एक टेलीस्कोप है जो योनि से, बच्चेदानी के मुंह से होते हुए बच्चेदानी के अंदर जाता है और पूरे बच्चेदानी के परतों को, लाइनिंग, चारों दीवारों को देखता है। कोई मस्सा हो या फाइब्रॉइड हो उसको देख लेता है। मस्सा उसी प्रोसीजर में पॉलीपेक्टमी की तरह निकाला जा सकता है और फाइब्रॉइड मायोमेक्टमी की तरह निकाला जा सकता है। यदि इरेग्युलर एंडोमेट्रियम है तो अलग अलग जगह से बायोप्सी लेने के बाद, या अगर मोटी है तो भी हम दोनों परिस्थितियों में यूट्रस की लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम को खुरच के यानी क्यूरेटाज करके उसको बाहर निकाल के हिस्टोपैथोलॉजी डॉक्टर के पास भेजते हैं। इसमें 4 परिस्थिति है, सिंपल हाइपरप्लेजिया या कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया। सिंपल हाइपरप्लेजिया में एटिपिकल सेल्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जिस सिंपल हाइपरप्लेजिया में एटिपिकल सेल्स नहीं है, सिर्फ 1% चांस कैंसर बनने का। सिंपल हाइपरप्लेजिया में अगर एटिपिकल सेल्स हैं तो 8% चांस। कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया में अगर एटिपिकल सेल्स नहीं हैं तो 3% चांस। पर सबसे खतरनाक कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया विद एटिपिकल सेल्स, जिसमें 29% चांस है कि अगर मैंने इस परिस्थिति वाली महिला का यूट्रस छोड़ दिया तो वो कैंसर बन जाएगा। और नीट कैंसर तो 10% केसेस में मिलता है। तो आपकी उम्र के हिसाब से आपकी बच्चेदानी रिमूव होती है, साथ में ओवरीज यानी अंडेदानी भी मेनोपॉज होने के बाद रिमूव होता है। तो अगर आपको कोई बोले कि आप की सिर्फ पॉलीपेक्टमी या फाइब्रॉइड रिमूवल के बाद कोई भी कैंसरस चेंज नहीं है, तो वो बिल्कुल कंप्लीट इलाज है, बच्चेदानी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर हाइपरप्लेजिया है, स्पेशली अगर वो कॉम्प्लेक्स या एटिपिकल है, तो बच्चेदानी ज़रूर रिमूव करिए। अगर एंडोमेट्रियल कैंसर है तो केवल बच्चेदानी के साथ ओवरीज रिमूव करना पूर्ण इलाज नहीं है। कुछ लिम्फ नोड्स, कुछ वजाइना का हिस्सा वगैरह भी रिमूव होगा, जो रेडिकल हिस्टेक्टमी है, जो कि गायनी ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर वाली गायनोकोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट करने वाली अलग स्पेशलिटी, अलग डॉक्टर है, वो करेंगे। तो अगर आपको कोई बोले कि बस बच्चेदानी रिमूव कर देते हैं क्योंकि ब्लीडिंग है, वो गलत है। बिना टिश्यू रिपोर्ट के इलाज संपूर्ण नहीं है। हो सकता है कैंसर है और चीज़ें रिमूव करनी थी, हो सकता है पॉलिप था जिसमें कोई कैंसर नहीं था, केवल पॉलिप रिमूव कर देते, फाइब्रॉइड रिमूव कर देते और इलाज पूर्ण हो जाता।
डीएनसी भी केवल नहीं कराने, क्योंकि ब्लाइंड प्रोसीजर है, टेलीस्कोप हिस्ट्रोस्कोपी डाल के ही कराना है। एचआरटी की अगर प्रॉब्लम है तो आप देखिए कि वो एचआरटी कितने समय तक चली। एचआरटी बुरी नहीं है, शॉर्ट ड्यूरेशन होनी चाहिए, डॉक्टर के ट्रीटमेंट से होनी चाहिए। लंबी एचआरटी कैंसर जैसे चेंजेस कर सकती है। कई बार ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम टेमोक्सिफेन की गोली ले रहे होते हैं जो यूट्रस की लाइनिंग की थिकनेस को बढ़ाती है। सचेत रहिए, डॉक्टर के पास जाइए। कई बार हम ब्लड थिनर्स ले रहे होते हैं क्योंकि हमारे हार्ट में स्टेंट है या क्लॉट्स की प्रॉब्लम है, थ्रोम्बोसिस है या थ्रोम्बोफिलिया है, उसमें भी कई बार डोज ज़्यादा होने की वजह से ब्लीडिंग होती है। तो ये था पूरा ओवरव्यू पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको ढेरों सटीक इंफॉर्मेशन जानकारी मिली जो आपके लिए अत्यंत ही लाभदायी रही। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।